Yes, ma'am. Yes. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, और कुछ की पॉइंट्स एक बार हम पहले जो है रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहली चीज हमने ये डिस्कस करी थी कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, उस गैसियस स्टेट से, उस एलिमेंट स्टेट से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो जो आपको एनर्जी सप्लाई करने पड़ती है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। मतलब दिस इज ऑलवेज रिटन इन अ पॉजिटिव साइन, मतलब जैसे प्लस एक्स किलो जूल या एक्स जूल, तो हम इसे प्लस साइन। हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ऑलराइट, तो प्लस साइन का बेसिकली मतलब होता है एनर्जी इंड्यूस्ड, सप्लाइड, है ना। यस मैम। और हमने दो तीन चीजें जो डिस्कस करी थी वो ये है कि अगर किसी एक भी एलिमेंट से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है m की। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तब होगा जब m प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये कहलाया जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी m की। और m+2 से जब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या कहलाई जाएगी, उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ऐसे ही m+3 से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, लाइक दिस। और हमने हमेशा डिस्कस किया था नो मैटर व्हाट हैपेंस, हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। ये बात सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. कुछ डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो हमने शील्डिंग इफेक्ट देखा था, जेड इफेक्टिव हमने देखा था, हमने देखा था कि भैया नंबर ऑफ शेल्स भी डिपेंड पे एक पैरामीटर है, एटॉमिक रेडियाई भी एक पैरामीटर है, शील्डिंग इफेक्ट भी एक पैरामीटर है। सारी चीजें जो है हमने देखी थी। और अबव ऑल दिस एक और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, वो था बेटा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हमने जब SNP ब्लॉक में अलोंग द पीरियड स्टडी किया था, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी किया था, तब हमने ये देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करती थी, एक जेड इफेक्टिव और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका रूल इतना था कि सबसे पहले आप इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव में अरेंज करो, जहां पे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपको जो एक्सचेंज करने हैं वो एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि बेरिलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है किससे, बोरॉन से। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये सबको क्लियर है? बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सिमिलरली नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, अगेन बिकॉज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। नाउ लेट्स से मैं आपसे बात करूं कि आप जो है कमेंट करिए, कमेंट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस एंड क्लोरीन। इन सब के लिए आप मुझे बताइए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। लेट्स से तो आप लोगों को क्या देखना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को ये देखना है कि हम लोगों ने जब बात करी थी SNP ब्लॉक की, तो हमने ये वाला ग्रुप लिया था, मतलब जिसे हम कहते हैं सेकंड पीरियड के हमने एलिमेंट्स डिस्कस करे थे। डू यू रिमेंबर? वी टॉक्ड अबाउट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। Yes, ma'am. और इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आया था मेरा, लिथियम के बाद बोरॉन के बाद बेरिलियम, कार्बन के बाद ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन से ऊपर नियॉन, यही आया था। यस मैम। और ये आया कैसे था, सबसे पहले आपने इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव में ले लिया था, फिर आपने बेरिलियम बोरॉन को एक्सचेंज कर दिया था और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर दिया था, है ना। अब जस्ट सी सेकंड पीरियड, और ये वाले एलिमेंट्स किसके हैं बेटा, थर्ड पीरियड के।
वैसे ही थर्ड पीरियड भी वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड में आप सीधा एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में ही जाते थे, बीच में कोई डी, Yes. और अब थर्ड पीरियड में भी एस ब्लॉक एलिमेंट से सीधा किस पे जा रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट में, बीच में कोई डी नहीं है। डी कब आएगा? फोर्थ पीरियड से। तो फोर्थ पीरियड में ये सारी चीजें नहीं वैलिड होंगी, क्योंकि फोर्थ पीरियड में आप सीधा एस से पी पे नहीं जाओगे, आप सीधा एस से डी में जाओगे, और फिर डी के बाद ही पी में जाओगे। और डी में मैं आप लोगों को पहले ही ये चीज डिस्कस कर चुकी हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई भी ऑर्डर नहीं होता। तो जब डी में ऑर्डर खराब हो गया तो ऑब्वियसली फोर्थ पीरियड से पी में भी ऑर्डर क्या हो सकता है? अफेक्ट हो सकता है। तो मैं उस वहां पे ये वाले रूल्स नहीं लगाऊंगी, है ना। तो ये जो रूल है जो हमने एस एंड पी ब्लॉक अलोंग द पीरियड स्टडी किया था, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में। ये सबको बात कर रहे हैं, Yes, ma'am. राइट। तो उसी बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखोगे जेड इफेक्टिव के बेसिस पे अगर आप अरेंज करोगे तो यहाँ से यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपका क्या होना चाहिए बेटा? बढ़ना चाहिए। तो सोडियम से ज्यादा किसकी होगी आयनाइजेशन एनर्जी? मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन। बट जैसे आपने बेरिलियम बोरॉन को एक्सचेंज किया, वैसे बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम आता है। Yes, ma'am. और बोरॉन के नीचे कौन आता है? Aluminium. तो जब बेरिलियम बोरॉन में ये चीज नजर आए तो ऑब्वियसली ये चीज मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भी नजर आएगी। मतलब यहाँ पे ये दोनों का क्या होगा? एक्सचेंज होगा, है ना। Similarly, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये करेक्ट करूंगी, फास्फोरस यहाँ आएगा, सल्फर यहाँ आएगा, क्योंकि फास्फोरस पहले आता है, फिर सल्फर आता है ना, फिर क्लोरीन आता है, राइट। तो अब वही चीज यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि जैसे आपने एक्सचेंज किया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, वैसे ही नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फास्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? सल्फर। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सचेंज हुआ है, तो यहाँ पे किस में एक्सचेंज होगा? फास्फोरस और सल्फर में। तो फाइनल ऑर्डर इसका क्या बनकर आएगा बेटा? अगर मैं इसका फाइनल ऑर्डर लिखूं तो फाइनल ऑर्डर होगा मेरा सोडियम के बाद एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद सल्फर के बाद फास्फोरस और के बाद क्लोरीन। बोलो बात समझ आई नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, चले आगे। शैल आई रिमूव दिस? Ma'am. Yes. ma'am. ऑलराइट, फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्रुप में स्टडी किया था डाउन द ग्रुप एस एंड पी ब्लॉक में किस तरीके से जो है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करता है। तो डाउन द ग्रुप की स्टडीड की जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट होगा वो कौन सा होगा बेटा? ऑफ कोर्स नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि जेड इफेक्टिव डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने ये देखा था। और एस ब्लॉक में तो ये बात खासकर है कि शील्डिंग इफेक्ट भी कोई रोल प्ले नहीं करता। शील्डिंग इफेक्ट रोल प्ले करता है या तो डी ब्लॉक में या फिर डी के बाद पी ब्लॉक में, राइट। तो अगर इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे और एस ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी स्मूथली क्या होनी चाहिए बेटा? डिक्रीज होनी चाहिए। और ये होता है एस ब्लॉक में कि अगर मैं चलती हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम में, तो आयनाइजेशन एनर्जी मेरी क्या करती रहती है बेटा? डिक्रीज करती रहती है। यही चीज यहाँ पर भी होता है बेटा। मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, आयनाइजेशन एनर्जी मेरे बेटा क्या करती रहेगी? डिक्रीज करती रहेगी, है ना। बट इसका एक्सेप्शन डायरेक्टली कब आता है? जब आप पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में पहुंचते हैं। डू यू रिमेम्बर दिस? पी ब्लॉक ग्रुप 13 सब। Yes, ma'am. तो पी ब्लॉक ग्रुप 13 में क्या होता था? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते थे वो ये था कि दो फैक्टर्स आपस में जो है रोल प्ले करते हैं। कौन से दो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं बताइए? Poor shielding effect of P और? block and Electron repulsion. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। आर यू श्योर? बात तो तुम सही बोल रही हो बट थोड़ा सा मॉडिफाई करो उसे। poor shielding effect of D and F. Yes. या एक जो चीज अफेक्ट करेगा वो है पुअर शील्डिंग ऑफ D and F.
डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा जो चीज अफेक्ट करेगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ इंक्रीजिंग शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, राइट। तो यहाँ पे फाइनली ये देखा जाता है बोरॉन से एल्यूमिनियम तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है बेटा? डिक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स डोमिनेट करते हैं। एल्यूमिनियम से गैलियम क्या होता है? एल्यूमिनियम से गैलियम ऑलमोस्ट देखा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बट फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम की कम होती है। गैलियम की कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है सॉरी एल्यूमिनियम से। यहाँ पे जाते हैं फिर से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, और यहाँ जाते हैं फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? शार्पली इंक्रीज कर जाती है ना। और ये इंक्रीज करने का जो रीजन है वो आया है किससे? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता रहता है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी जो है नजर आती है। गैलियम में इसलिए नजर आती है क्योंकि गैलियम में सबसे पहले इनर लाइन कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें? D10। इंडियम में नंबर, अगर इंडिया गैलियम से इंडियम जाएंगे तो वो डिक्रीज इसलिए करते हैं बिकॉज अगेन नंबर ऑफ शेल्स जो होता है वो डोमिनेट करते हैं। हालांकि इसमें भी 40-10 है बट डोमिनेट नंबर ऑफ शेल्स करते हैं। बट इंडियम से थेलियम आने में अगेन कौन डोमिनेट करता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, जिस वजह से हम ये देखते हैं कि 5D10 और 4F14 इसके अंदर होते हैं, जिस वजह से ये डोमिनेट करता है और थेलियम का आयनाइजेशन एनर्जी काफी बढ़ जाता है। तो फाइनल ऑर्डर क्या होता है बेटा इसका? फाइनल ऑर्डर बोरॉन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। फाइनल ऑर्डर होता है हमारा बोरॉन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, है ना। ये हमारा बन जाता है फाइनल ऑर्डर, राइट। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? यस मैम। चलिए इसको हटा देते हैं। ये हमारा मेजर आयनाइजेशन एनर्जी का जो चीज थी वो थी। उसके बाद हम लोग जब बी ब्लॉक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी मतलब एक रेगुलर ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं किया गया है आयनाइजेशन एनर्जी में, है ना। बट छोटी छोटी सी बातें आती है जैसे क्रोमियम और कॉपर की। क्या देखा था हमने क्रोमियम और कॉपर में? क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1 है और कॉपर की 3D10 4s1 है, तो ऐसा देखा जाता है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर एंड क्रोमियम की क्या होती है? वेरी हाई, इज वेरी हाई, है ना। वो हाई क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो है बता दी थी, वो क्या हमारी एप्लीकेशन? जैसे सपोज आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू दी गई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट की, सेकेंड, थर्ड आयनाइजेशन, फोर्थ आयनाइजेशन, लाइक दिस, है ना। लेट्स से फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी भी दी है, उनकी कुछ वैल्यूज दी है। जैसे 100 किलो जूल मैंने दे दी यहाँ पे पर एटम के हिसाब से, या 200 दे दी, या 300 दे दी, या 1000 आ गई, या 1500 आ गई, लाइक दिस। तो आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आगे जाती जा रही है, वैल्यू तो बढ़ रही है, मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, ये तो क्लियर है। बट यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि क्या इस केस में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस मैम। प्रिडिक्शन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रिडिक्शन। पहली बात तो देखिए आप लोग ये समझिए बेटा, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, प्रिडिक्शन मतलब हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंट तक जो हम इस डेटा से पता लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ऑब्वियसली जब आप कुछ प्रिडिक्ट करेंगे तो आप कुछ अजम्पशंस भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो अजम्पशन लेके चलते हैं वो है ये है, हम ये मान के चलते हैं कि जितना आयोनाइजेशन एनर्जी हमें दिया गया है ना, ये इनफ है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालने के लिए।
मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स अब तक निकल गए होंगे, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ कितनी आयनाइजेशन एनर्जी दी है उस बेसिस पे। मतलब मैं ये मानूंगी कि अगर 5 आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया है, इसका मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या तो 5 या फिर उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं होंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होंगे तो हमारे पास अभी हमने पूरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसका मतलब रिमूव करे नहीं है, और जब अपने पूरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव करे नहीं है तो हमारी प्रेडिक्शन ऑब्वियसली 100% क्या आएगी, रॉन्ग ही आएगी, क्योंकि उसकी तो फिर कोई लिमिट नहीं है कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक अजम्पशन है, ये आप मान के चलोगे कि जितना भी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी उसे लगी, एटलीस्ट बैलेंस शेल को तो सारे इलेक्ट्रॉन निकाल ही चुका है, बाकी अंदर के कितने निकाल रहा है दैट्स अ डिफरेंट। ये बात सबको समझ आ रही है कि ये अजम्पशन हमें माननी पड़ेगी, है ना? ज्यादा क्यों नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन? बेटा सपोज इसके अंदर लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल के हैं, लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल के, है ना? तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल के हैं तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद ही तो जंप आएगा आयनाइजेशन एनर्जी में, है ना? बट अगर मुझे 5 ही आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी है, मैं तो जंप यहीं पे डिटेक्ट कर लूंगी कि जंप तो यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 100 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 100 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 700 का। और यहाँ कितने का है, 500 का। तो मेरे लिए ह्यूज जंप तो यहाँ आ गया। मतलब मैंने मान लिया कि 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट उसके अंदर तो 6 थे, मतलब मेरा आंसर गलत आया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या प्रेजेंट है, इनकम्प्लीट डेटा। समझ रहे हो मेरी बात? है ना? तो इसलिए आपको ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं मानोगे तो आप हमेशा मान के चलो कि आपका 100% को आंसर रॉन्ग ही आना है, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? फिर तो कोई क्वेश्चन, मतलब फिर तो क्वेश्चन में भी आप जज ही क्यों हो रहे हो जब गलत ही आना है। तो इसलिए आप ये मानो कि आपको जितना भी डेटा दिया है वो सफिशिएंट है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो अगर वो सफिशिएंट है तो शार्प जंप जो है चेक करिए। शार्प जंप कहां पर आया बेटा, यहाँ पे। तो इसका मतलब 3 आयनाइजेशन एनर्जी के बाद शार्प जंप आया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, वैलेंस शेल में होंगे। तो वी कैन प्रिडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपसे पूछा गया है कि आप इसका ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, ग्रुप नंबर या फिर कोई एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर प्रिडिक्शन की बात करते हैं कि आप प्रिडिक्ट करिए कि ग्रुप नंबर क्या हो। तो भाई ग्रुप नंबर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले काफी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो आप सारे पॉसिबल चीजें देखिए कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस किस में आ सकते हैं। एल्कली मेटल तो नहीं होगा, क्योंकि एल्कली मेटल क्या होता है, NS1 एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या ना? यस मैम। NS2 एल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भी नहीं होगा। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, NS2 NP1 इज अ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यस मैम। पी ब्लॉक मतलब हाँ पी ब्लॉक का है। कौन से ग्रुप का हो गया, ग्रुप नंबर 13 का। अब आप ऑब्वियसली 14 नहीं लोगे, क्यों, NS2 NP2 होता है, मतलब उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी सब में उनसे ज्यादा ही होंगे, है ना? डी को एक बार सोच लो, डी में तो हमेशा 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानते हैं, क्योंकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो N-1 डी के होते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये प्रिडिक्टेबल ग्रुप 13 का है। ग्रुप 13 का वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है, ये भी 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 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डाउन द ग्रुप सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से वो जो है प्रिडिक्शन आपसे मांग सकता है कि किस किस तरीके के आपके एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। एम आई क्लियर टिल नाउ? कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का? बट इसमें जैसे थर्ड के बाद शार्प चेंज आया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने प्रेडिक्ट कर लिया 3 है। हाँ जी। बट फिर हमें 4th और 5th की आयनाइजेशन एनर्जी का भी तो डाटा दिया हुआ है। डाटा तो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शार्प चेंज तो सिर्फ यही आ गया ना। इसका मतलब तुमने क्या किया है, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस शेल के उसको रिमूव कर लिया, उसमें 3 ही थे, बाकी ये 2 डेटा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, अंदर इनर लाइन शेल के इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर रहे हो उसको, तो उसको आपको नहीं देखना। ऐसा नहीं है कि जितना डेटा दिया उतने ही होंगे। शार्प जंप जहां आ रहा है उससे पहले जितनी आयनाइजेशन एनर्जीज है वो वैलेंस शेल के होंगे, उसके बाद जितने भी है वो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। ठीक है, चलिए अब इसको रिमूव करते हैं, ठीक है? तो ये एक एप्लीकेशन मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। अब आती है बात दूसरी एप्लीकेशन की, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज, फर्दर एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे।
इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ ली, जिसको मैं बस स्टेटमेंट वाइज लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रिडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो ये है बेटा, इफ द डिफरेंस इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज is very large, that is greater than 16 eV per atom, then we assume that substance will have lower oxidation state, more stable. Now what I am trying to say in this, हम बोलना क्या चाह रहे हैं इसमें? देखिए थोड़ा सा आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूं। आप एल्कली मेटल का कोई एलिमेंट लीजिए, लेट्स से आपने लिया सोडियम, ठीक है। सोडियम का आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। आप लोगों को अच्छे से पता है कि सोडियम जो है उसका वैलेंसी 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहता है और Na+ बनाना चाहता है ना। Na+ क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, है ना? yes. इसका Na+ में जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कंपेयर टू Na में। क्यों? क्योंकि Na में क्या है? फुली फिल्ड +1 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि Na+ में क्या है? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना? इसका मतलब ये है कि सोडियम जो है वो +1 स्टेट में रहना चाहता है, +2 में नहीं रहना चाहता। क्यों? अगर +2 करूंगी तो क्या होगा? +2 करूंगी मतलब एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, है ना? तो 1s2 2s2 2p5 2p5 कॉन्फ़िगरेशन होगी, और ये अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने स्टेबल को क्या कर दिया? अनस्टेबल। और बाय लुकिंग एट द कॉन्फ़िगरेशन डेटा, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन डेटा की बात कर रही हूँ तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ ना कि सोडियम इन +1 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सोडियम इन +2, है ना? yes मैम। बट लेट्स से मुझे एक एलिमेंट दिया है M, और मुझे नहीं पता ये एलिमेंट कौन है, मतलब फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैंने बोल दिया M है। मुझे प्रेडिक्ट करना है कि ये कौन से स्टेट में रहना चाहेगा। लेट्स से M के लिए 2 आयनाइजेशन एनर्जीज का डेटा मुझे गिवन है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2। हालांकि हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी 2 1 से क्या होगी? ज्यादा होगी, ये तो बात पक्की है सबको, है ना? यस मैम। तो यहाँ हम ये बोलना चाह रहे हैं, ऐसा देखो अगेन दिस जो एप्लीकेशन है ये ऐसा नहीं कि सबके लिए करेक्ट होगी, बट हाँ नियरली 80 to 85% प्रिडिक्शन जो यहाँ से आप करोगे वो करेक्ट होगी, 100% तो नहीं होगी। बट इसके हिसाब से ये है कि अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी 2 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 1 करते हैं और इसके बीच का डिफरेंस जो है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आता है, तब आप ये मानोगे कि M जो है वो सिर्फ अपनी लोअर स्टेट में रहेगा। लोअर स्टेट में मतलब जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे रादर देन द, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी 1 मतलब वो M+1 क्या होगा, और 2 मतलब वो M+2 बन क्या होगा। तो वो हमने बोला कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है तो मैं ये मानूंगी कि मेरा सब्सटेंस कौन सी स्टेट में स्टेबल है? लोअर स्टेट में, मतलब उसके ऊपर लोअर यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा रादर देन 2। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और वैसे ही लेट्स से एक एलिमेंट M दे दिया, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 भी है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 भी है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 भी है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो बढ़ते जाते हैं। लेट्स एज्यूम यहाँ जो वैल्यू है, लेट्स से आपको ये वैल्यूज तो पता है कि 1 eV जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि जूल्स में इस वैल्यू से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने आपको ईवी में ही वैल्यू दिया है, ठीक है, हम जूल्स में नहीं पढ़ रहे, ईवी में ही दे रहे हैं। तो लेट्स से ये 10 ईवी है, लेट्स एज्यूम कर लिया मैंने, या फिर 100 ईवी मान लो इसे,
ये लेट्स से है 110 ईवी और लेट्स से है ये 130 ईवी, लेट्स से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, IE2 माइनस IE1 करिए, डिफरेंस कितने का आएगा? 10 ईवी का। जब 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा बेटा? 20 ईवी का। अब मैं ये देखूंगी कि डिफरेंस कहाँ पे 16 ईवी से ज्यादा आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस 16 ईवी से ज्यादा आ रहा है, मतलब इसके लिए M+2 ज्यादा स्टेबल है रादर देन M+3। तो जहां पर भी डिफरेंस 16 ईवी से ज्यादा मिले, आप ये मान सकते हो कि उसके लिए ये वाला जो स्टेट है, जो इससे जस्ट लोअर वाला स्टेट है, वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू द हायर स्टेट। ये बात सबको समझ आई है? एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। फिर से दोबारा बता रहे। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो फर्स्ट एप्लीकेशन उसको और अच्छे से क्लियरली समझ लो। I1, I2, I3 का वैल्यूज अगर मैंने दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज दिया 100 ईवी जैसे अभी दिया था, यहाँ 110 ईवी दिया, लेट्स से यहाँ 130 ईवी दिया, ये आपको डेटा दिया मैंने। तो आप यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्शन? 2। शार्प जंप चेक करोगे, यहाँ 10 का जंप है, यहाँ कितने का जंप है? 20 का जंप है, तो इसमें शार्प तो ये है ना, हाँ है ना? तो आप कितना प्रेडिक्ट करोगे, इस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने ऐसा क्यों प्रेडिक्ट किया? आपने इसलिए प्रेडिक्ट किया क्योंकि जब आप देखते हो कि शार्प जंप आया तो आप मानते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हुआ है? अंदर वाले शेल से, रादर देन द वैलेंस शेल, हाँ है ना? इज दैट क्लियर? यही समझते हैं हम, हाँ है ना? है ना? अब मैं यही चीज आप लोगों को यहाँ वैल्यू के टर्म्स में समझा रही हूँ कि जब आयनाइजेशन एनर्जी n+1 या फिर अब मैं आयनाइजेशन एनर्जी n का जो मतलब दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का बीच का डिफरेंस जो है वो अगर 16 ईवी से ज्यादा है तो आप मानोगे कि मेरा एलिमेंट जो है जो लोअर स्टेट है उसमें स्टेबल होगा, लोअर स्टेट विल बी मोर स्टेबल। जैसे कि अभी हमने एक सोडियम का केस लिया था कि सोडियम 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 रहता है और सोडियम +1 जो होता है वो 1s2, 2s2, 2p6 होगा और Na+2 क्या होगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p5। इसमें बताओ बैलेंस शेल तो यही था ना? यस मैम। इसमें कितने हैं? 1। इसका मतलब सोडियम के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में अगर मैं वैल्यूज दूं तो जंप यहीं पर आ जाना चाहिए, तभी तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। तभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन बना है ना, क्योंकि उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलेंगे। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि सोडियम के लिए क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तभी उसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू और सेकेंड वैल्यू के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। यही चीज हमने यहाँ आपको बता दी कि अगर ये गैप फर्स्ट और सेकेंड के बीच का गैप 16 ईवी से ज्यादा है मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा रादर देन 2 इलेक्ट्रॉन। और वैसे ही अगर सेकेंड और थर्ड के बीच में गैप जो है वो 16 ईवी से ज्यादा है मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा रादर देन 3। और 3 और 4 के बीच में अगर गैप 16 ईवी से ज्यादा है मतलब वो 3 लूज करना चाहेगा रादर देन 4। आप समझ रहे हैं? तो जब भी बगल एनर्जी के बीच का डिफरेंस 16 ईवी से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में रहना चाहेगा, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा। इज दैट क्लियर टिल नाउ? यस मैम। दिव्यांश ईवी क्या? हमने 16 ईवी कंसीडर क्यों किया? बेटा मैंने कंसीडर नहीं किया, प्रिडिक्शन डेटा है, बहुत सारे एलिमेंट्स की सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यू निकाली और सब में ये चेक किया कि जो भी कॉमन है उन सब में कौन सा ऐसा एनर्जी है जिससे हायर वैल्यूज उनकी होती है, वहां से आया। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हमने अपनी मर्जी से नहीं निकाला, ये डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है और इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट भी प्रूव्ड नहीं है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। इट इज जस्ट थ्योरेटिकल डेटा। सारे एलिमेंट्स लिए, सबके लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखी, सबकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज देखी, क्या क्या हो सकती है, वहां से कॉमन डेटा निकाला। राधिका बात समझ आई है? जो
और जहाँ पर चार्ज चेंज के बाद जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो वैलेंस शेल से नहीं अंदर वाले से निकलेंगे। हाँ जी, यही तो डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बाद अंदर से निकलना डिफिकल्ट है ना, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके है ना। तो अब हमें ये बात समझ आई कि अगर मेरे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के डेटा होते हैं कुछ भी लाइक दिस, जैसे 110 eV, हाँ जी मैम ये लोअर स्टेट विल बी मोर स्टेबल का क्या मतलब हुआ? मतलब लोअर which one स्टेट will- जैसे सोडियम के लिए +1 ज्यादा स्टेट स्टेबल है रादर देन सोडियम के लिए +2 स्टेबल है। अच्छा, Oxidation so state. in that sense will be हाँ ठीक है, ओके। यू गॉट द पॉइंट भाई। In इसके लिए that sense- +1 स्टेबल इसलिए है क्योंकि जैसे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो मेरी बात को, Yes. है ना। अब जैसे आप मैग्नीशियम ले लो 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2, यही होता है। Yes sir. अब आप एक बात बताओ मुझे लॉजिकली, मैग्नीशियम +1 अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा, Yes, ma'am. और मैग्नीशियम +2 क्या होगा 1s2 2s2 2p6। Mg+1 भी उतना ही स्टेबल होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन वाइज जितना Mg+2, क्योंकि ये भी फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड है और ये filled है, हाँ या ना। बहुत ज्यादा Yes, इनका कॉन्फ़िगरेशन को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि मतलब ये ज्यादा स्टेबल है और ये नहीं है, बट सोडियम में नजर आ रहा था, है ना। सोडियम में आपको पता चल रहा था कि ये वाली चीज ज्यादा स्टेबल है रादर देन दिस। Yes, ma'am. सोडियम में तो क्लियर था, बट मैग्नीशियम Yes. कॉन्फ़िगरेशन को देखकर मैं नहीं पता कर पा रही बहुत ज्यादा, लेकिन ये तो वेल नोन फैक्ट सबको पता है ना कि मैग्नीशियम +2 ही होता है, मैग्नीशियम +1 स्टेबल नहीं होता। वी नो Yes. Yes, Why? ma'am. व्हाई डू वी Because नो full दिस? filled are more stable than half filled. नो ऐसा तो है ही, बट ऐसा बहुत ज्यादा ये देखो, हाफ फिल्ड भी स्टेबल है, फुली फिल्ड भी स्टेबल है। आप सोचो जेई का स्कोर आ रहा है, ठीक है, 360 में से 350 वाला लेट्स से टॉपर है, और 2 बच्चे मेरी क्लास के टॉपर हो गए, बच्चा ए बच्चा बी। बच्चा ए भी 350 में से 360 नंबर लाया, बच्चा बी भी 350 में से 360 नंबर लाया है। Yes, वन ma'am. है, ये रैंक 2 है, ठीक है। क्यों? मे बी डेट ऑफ बर्थ की वजह से, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसने कम नेगेटिव मार्किंग करी, क्या है क्या है मुझे नहीं मतलब, बट मैं क्या बोलूंगी, बच्चा 2 तो नालायक है, एकदम घटिया आदमी, क्यों आ गया तू रैंक 2, और ये बहुत अच्छा है। विल आई से दिस? तो इक्वली डिजर्विंग है 350 में से 360, हाँ या ना। Yes, ma'am. बट फिर भी Yes. रैंक 1 तो एक ही को मिला है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड से। फुली फिल्ड स्टेबिलिटी इज मोर देन हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी, लेकिन ये इतना कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होता कि आप इसको पैरामीटर लेके स्टेबिलिटी जज करना शुरू कर दो। आप समझ रहे हो, ये दोनों ही इक्वल स्टेबल है। थोड़ा सा देखा जाए फुली फिल्ड बेटर है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा पॉसिबल है कंपेयर टू हाफ फिल्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस राइट। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो सुनिए। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख रही हूँ मैं, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छा है, बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है क्योंकि ये भी हाफ फिल्ड वाला है, ये भी हाफ फिल्ड है, लेकिन फिर भी मैग्नीशियम +2 में ही ज्यादा दिखता है मुझे, ज्यादा +1 ज्यादा दिखता ही +2 में, +1 कभी नहीं होता मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस चेक किया जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 का जो डिफरेंस है वो 16 eV से कम है। तो जब कम एनर्जी देकर ज्यादा कुछ मिल सकता है तो क्यों ना लिया जाए? आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, समझ ma'am. पाए? ठीक है। तो जहां पर देखो, कई जगह तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखकर बता ही सकते हो कि कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर जहां पर आप कॉन्फ़िगरेशन देखकर नहीं बता पा रहे, जैसे ये, तो एक और पैरामीटर आपके पास होना चाहिए ये चेक करने के लिए कि भाई इसके लिए यही वाला स्टेट क्यों स्टेबल है, ये क्यों नहीं ज्यादा स्टेबल था, तो ये भी। तो ये सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बेटर प्रिडिक्ट होती है रादर देन द कॉन्फ़िगरेशन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? राइट। तो यही मैं बताना चाह रही थी
कि जब अगर बगल बगल आयनाइजेशन एनर्जीज का वैल्यू 16 eV से ज्यादा होगा तो आप ये मान लीजिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कष्ट नहीं किया जाएगा, और अगर 16 eV से कम होगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कष्ट किया जाएगा। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ क्लियर करने के लिए, कि जैसे सपोज मैंने मान लिया कि भाई मैं 1500 रुपए इन्वेस्ट करूंगी और 1500 रुपए इन्वेस्ट करके मुझे एक बहुत बेस्ट डील मिल रही है, ठीक है, बढ़िया डील मिल रही है, बट अचानक से कोई बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है मैम 1500 रुपए में आप अगर कुछ एक्स सामान ले पा रहे हो, जैसे सपोज मैं बिग बाजार कुछ चली गई, आपको एक्स सामान मिल रहा है, तो क्यों ना आप 1600 रुपए दो, आप 2x सामान ले जाओ, डबल है ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 100। अब ये चेक करना है कि क्या ये सामान का डबल करना 100 रुपए का वर्थ है या नहीं है, और अगर वर्थ है तो मैं 100 रुपए लगाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगी, मैं कहूंगी नहीं मैं 1500 वाला सामान लेके जा रही हूँ। हाँ, यही करते हैं ना, आम भाषा में हम लोग यही करते हैं ना। कभी मार्केट से पापा कहते हैं अरे बेटा इतना महंगा क्यों ले रहा है, इतने में तो 3 आ जाएंगे तेरे। एग्जैक्टली वही चीज है। तो आप बस ये चेक करते हो कि एक एलिमेंट से जब मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही हूँ तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर 16 eV से ज्यादा देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तो मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करूंगी, तो जब मैं रिमूव ही नहीं करूंगी तो वो लोअर स्टेट में स्टेबल रहेगा, और अगर 16 eV से कम देनी पड़ रही है तो मैं रिमूव कर दूंगी तो वो हायर स्टेट में स्टेबल रहेगा। समझे बात? यस मैम। अगेन दैट प्रिडिक्शन 16 eV वाला ऐसा नहीं कि 16 ही है, बट ऐसा है मैक्सिमम, जैसे आप डेटा लेके एनालाइज करते हो, आपने जैसे 100 डेटा लिया तो 100 डेटा में से 80 से 85% के लिए 16 eV वैल्यू आ रही थी, 16 eV स्टैंडर्ड बन गया, बट ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, 80 to 85% इसका करेक्शन रेट है, 100% करेक्शन नहीं। Am I clear till now? Shall I move forward? Yes, ma'am. Okay. अब सेकेंड डेटा मतलब थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं। थर्ड ये है, ऐसा देखा गया इफ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज successive ionization energy values is less than 11 eV, then element exists in higher oxidation state. Now what I am trying to say in this, अगर आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 की आपको वैल्यूज दिए हैं, आपने ये देखा जब सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस 16 से ज्यादा होगा तो लोअर स्टेट स्टेबल होगा, और अगर 11 से कम होगा तो हायर स्टेट स्टेबल होगा। समझ आई बात? ये वाली चीज आपको देखनी है। तो जैसे सपोज 110 eV, 120 eV, एक एलिमेंट m का है, एक एलिमेंट n है, इसके लिए ये 120 eV है और ये 140 eV है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ m कैसे एग्जिस्ट करेगा, m+1, m+2, n कैसे एग्जिस्ट करेगा, n+1, n+2, ये ऑप्शन है आपके पास। तो आप ये देखोगे कि m के लिए दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 eV। अच्छा 10 eV, सॉरी, यस। आयनाइजेशन एनर्जीज का डिफरेंस कितना है? 10 eV, विच इज लेस देन 11 eV। 11 eV से कम है तो कौन से स्टेट में रहना चाहेगा? हायर, मतलब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, मतलब m कौन से स्टेट में रहेगा? m+2 में। और n के लिए डिफरेंस कितना है? 20 ग्रेटर देन 16 eV, मतलब ये किस स्टेट में रहना चाहेगा? लोअर स्टेट में, +1। Is that clear? Yes, ma'am. Now what if successive difference in ionization energy values is in between 11 eV to 16 eV? अगर डिफरेंस 11 से 16 eV के बीच का है तो हम क्या सोचेंगे? अब उस टाइम पे आप ये मानोगे कि जो दोनों स्टेट्स है उसके लिए इक्वल स्टेबल है, तो देन यू विल अज्यूम देन
both oxidation state both oxidation state मतलब both या फिर more than one कर देते हैं, can show more than one oxidation state. Just for example, IE1 भी ले लिया, IE2 भी ले लिया, किसी एक एलिमेंट लेट्स से O का, ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस जो है लेट्स से ये है हमारा 120 EV और ये है हमारा 135 EV. तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का बेटा? 15 EV. मतलब O के लिए O+1 भी एग्जिस्ट करेगा और O+2 भी एग्जिस्ट करेगा. मैं ये अज्ञान नहीं बोल रही हूँ कि ये दोनों बराबर स्टेबिलिटी के होंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि एग्जिस्ट दोनों करेंगे. हो सकता है कि वो ज्यादा टाइम इसमें रहना चाह रहा हो, ज्यादा इसमें ना रहना चाह रहा हो. ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो आप आगे की चीज उसमें पढ़ेंगे कि मतलब डिपेंड कर रहा है कि ये कौन से में रह रहा है. बट एग्जिस्ट इसके दोनों स्टेट्स कर सकते हैं. इनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कंसीडर करें. जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली जो होते हैं मोर देन वन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. जनरली एग्जिस्ट जैसे आयरन, यस, मोर कॉपर. हाँ, जैसे आयरन के लिए फेरस फेरिक है ना, क्यूप्रस है ना, स्कैंडियम +2 में भी रहता है, +3 में भी रहता है. ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है, तो अब बस मैं ये नहीं कह रही, जैसे इनके लिए तो मैं बोलूंगी कि प्रेफरेबली ये कौन सी स्टेट में रहना चाह रहे हैं. मतलब इनके लिए ऑप्शन ये है कि दूसरा इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है. जैसे M के लिए +1 नियर टू नेग्लिजिबल चांस है बनने के, वैसे ही N के लिए ये वाला नियर टू नेग्लिजिबल चांस है बनने, लेकिन इसके लिए ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं. एम आई क्लियर टिल नाउ? यस मैम. राइट. हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? नो मैम. ओके, शैल आई रिमूव दिस? यस मैम. यस. तो बेसिकली हमारे पास यही ओवरऑल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आयनाइजेशन एनर्जी की, कि आप ये प्रेडिक्ट कर पाओ कि मेजरली कौन से स्टेट में रह रहा है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकते हैं, ऑल दैट स्टफ. ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर हमारा समाप्त होता है. आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं, विच इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. So this would be the next periodic property that we are studying, right? Now, अभी तक आप लोगों ने जो periodic properties पढ़ी है, उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी में आपने पढ़ा कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना. आप एक तरीके से समझिए कि एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक प्रोसेस है. यस मैम. दोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, समझ रहे हो. एनर्जी नहीं दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो जैसे वो दिवाली का कॉन्सेप्ट होता है ना, आज तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तो मुझे गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं गिफ्ट दूंगा. ये वाला चलता है ना, इधर का गिफ्ट उधर, उधर का गिफ्ट इधर, ये वाला सेम कॉन्सेप्ट है. आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा. अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी की तरफ. इसको पहला डेफिनेशन समझते हैं, ये क्या है. दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड when one electron is added to isolated gaseous atom to form isolated gaseous anion. अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां आप एनर्जी दे रहे थे, यहाँ आपकी एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज. वहां पे इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा था, बट यहाँ आप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, ऐड. तो भाई वो कंसेप्ट जो था एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन दोगे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, रिवर्स है ना. तो इस केस में लेट्स से आपके पास एक एलिमेंट है M गैसियस स्टेट में, आप
आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो वो क्या बन गया, M माइनस इन गैसियस स्टेट। ठीक है, इस केस वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी 1, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नेगेटिव साइन से। लेट्स से मैंने इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में रख दिया, किलो जूल किसी में भी वैल्यू हो सकती है इसकी, मैंने लेट्स से इसमें रख दिया, बट कैन यू सी इट इज नेगेटिव? Yes, ma'am. Why is this negative? Because negative means energy is released. अब सुनो जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, एक जगह लिखा है -3 और एक जगह लिखा है -2, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? -2 -2 बड़ा होता है, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं है मैथ्स के हिसाब से, राइट। लेकिन केमिस्ट्री में ये माइनस is for energy released. Yes. इस माइनस जहां पे भी आप देखो माइनस, इसका मतलब ये मत समझो कि ये मैथ्स का माइनस है, इस माइनस का मतलब ये है कि ये आपको बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई। तो अगर मैं सपोज इसकी वैल्यू ये दे दूं किलो जूल पर एटम दोनों जगह, तो मैं ये बोलूंगी यहाँ पे -3 का मतलब यहाँ पर लिया जाएगा 3 किलो जूल पर एटम एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पे इसका मतलब ये लिया जाएगा 2 किलो जूल पर एटम इज एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज कहां पर हुई है ज्यादा? यहाँ पे। तो केमिस्ट्री में -3 बड़ा होगा -2 से, क्योंकि केमिस्ट्री में माइनस का मतलब माइनस नहीं है, केमिस्ट्री में माइनस का मतलब क्या है, सिर्फ ये है बताना कि एनर्जी रिलीज हुई है। तो यहाँ पे -3 का मतलब है, -3 का मतलब है 3 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है, और -2 का मतलब है 2 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है। प्लीज इसे मैथ्स के साथ कंफ्यूज ना करें। मेरी बात सबको समझ आई है? Yes, ma'am. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक तो आप ये तो क्लियर है आपको आइसोलेटेड गैसियस वाले हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप दो एटम बहुत पास पास रखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनका वैल्यूज डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स में या न्यूक्लियस में अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसलिए आप मानते हो कि एक गैसियस एटम की विसिनिटी में दूसरा कोई गैसियस एटम प्रेजेंट ना। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ऐसे तो अब अगर M के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालें तो हमें मिलेगा M माइनस इन गैसियस स्टेट, एंड एनर्जी जो रिलीज होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी 1 विच इज -x किलो जूल पर एटम। ठीक है, अभी बिफोर आई गो टू द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी वैल्यूज, आई वुड लाइक यू टू नो समथिंग। हमेशा एक चीज याद रखिए, इफ अ एलिमेंट हैज more tendency to gain electron, then electron gain energy या electron gain enthalpy is highly negative. First point, I will make you understand all the points, but आप पहले एक बार लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट है, इफ अ एलिमेंट हैज लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव, and the third point is, if an element has no tendency to gain electron, no tendency at all, then electron gain enthalpy is 0. is zero. Cut. 0 is positive. पॉजिटिव? हाँ मैम पॉजिटिव कैसे? अरे तुझे लग रहा है मैं नहीं बता रही? डू यू थिंक सो? मैं बता रही हूँ, रुक जा। सुनिए पहले,
पहले हमने क्या बोला है, हमने ये बोला कि अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, मतलब उसके अंदर बहुत टेंडेंसी है गेन करने की इलेक्ट्रॉन, तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखिए, एनर्जी, मोर एनर्जी रिलीज मतलब मोर स्टेबिलिटी। मोर एनर्जी रिलीज इज इक्वल्स टू मोर स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब उतना ज्यादा मेरा कंपाउंड क्या होता जा रहा है, स्टेबल। तो अगर किसी बंदे को बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, पहली बात तो उसके अंदर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी क्यों, इलेक्ट्रॉन गेन करना क्यों चाहेगा, क्योंकि उसको पता है जब मैं गेन करूंगा तभी मैं स्टेबल बनूंगा, है ना, मतलब वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एनर्जी रिलीज अगर ज्यादा होगी तो एंथैल्पी क्या बन जाएगी, हाई नेगेटिव, बहुत नेगेटिव एनर्जी की। बात समझ रहे हैं? ठीक है, could you please repeat this again? yes, I will give you an example that would be better. Let's say एक एलिमेंट है A, एक एलिमेंट है B, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी वैल्यू -300 है किलो जूल पर एटम। लेट्स से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी वैल्यू -50 किलो जूल पर एटम है, और एक C है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी +10 किलो जूल पर एटम है। इनको समझो, A, B, C में से अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को देखूं तो आप क्या समझते हैं, नेगेटिव मींस एनर्जी रिलीज, पॉजिटिव मींस एनर्जी Supply. मतलब इन दोनों ने तो एनर्जी रिलीज करी और इसने इसको एनर्जी सप्लाई करी, हमने दी, और इन दोनों ने हमें दी एनर्जी, यही मतलब है ना। ये सबकी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, मतलब ये सारी चीजें तब हुई है जब मैंने इनको इलेक्ट्रॉन दिया है। तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने मुझे -300 किलो जूल एनर्जी दी, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने मुझे -50 किलो जूल एनर्जी दी, मैंने इसको दिया, इसने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे ही इसे 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। इनका मतलब ये है, बात समझ आई? Yes, ma'am. ओके, तो अब अगर मैं ए और बी की बात करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किस केस में हुई है, आप हालांकि -300 कम होगा -50 से, लेकिन मैथ्स में, केमिस्ट्री में माइनस माइनस नहीं है, केमिस्ट्री में -300 का मतलब है 300 किलो जूल एनर्जी रिलीज्ड, -50 का मतलब है 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज्ड। तो -300 -50 में से ज्यादा एनर्जी रिलीज कहाँ हुई है, -300 ए में। तो इसका मतलब मैं मानूंगी कि ए के अंदर बहुत टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब ये फटाफट इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता था, गेन करना चाहता। जैसे कि आप मानो हम खाना दे रहे हैं, बांट रहे हैं, मैं खाना किसी को बांट रही हूँ, मेरे पास 3 लोग हैं, ठीक है, एक बेचारा बहुत भूखा है, एक बेचारा भरा पेट आदमी है, और एक ओवर ईटर है, मतलब फुल एकदम अब नहीं खा सकता कुछ, ये वो कहानी। तो जो बेचारा एकदम खाली पेट है, भूखा है, वो तो फटाफट खाएगा ना, जितनी जल्दी खाली खाएगा उतना, मतलब जितना वो भूखा होगा उतनी जल्दी खाएगा, एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ। ये चीज वही है, ए इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी गेन कर रहा है कि पूछो मत, वो बहुत ज्यादा जल्दी गेन करना चाह रहा है। तो जितना जल्दी वो गेन करेगा उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जितना गेन एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसलिए वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बात क्लियर? Yes, ma'am. अब ए को मैं कंपेयर करूं बी से, तो ए और बी में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा होगा, ए, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है। और बी इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, करना चाहता। भाई अगर तुम जैसे लोग हो, तुम्हें मैं ऐसे पिज्जा वीजा दे दूं, या मैं भी हूँ, अगर मेरे को पिज्जा वीजा डोनट वोनट मिल जाएंगे तो पेट भरा भी होगा तो भी मैं खा लूंगी ना, डोनट को कौन मना करता है ना। अगर एक ओवर ईटर बैठा हो कि बहुत सब कुछ खा लिया भैया अब तो वॉमिट ही हो जाएगी, तो उसको डोनट दे दो, उसको पिज्जा दे दो, उसको कुछ भी दे दो, जब तक हाजमे की गोली नहीं दोगे वो कुछ नहीं खाएगा। बोलो हाँ या ना, यही होता है, कॉमन ऑब्जर्व, यही सेम चीज है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा उतना, मतलब जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होगी। जिसका इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी कम होगा, मतलब उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा होगा, तो उसके अंदर लेस टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। बट अगर कोई चाहता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करना, बट तुम्हें तो देना है उसे इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन भी तुम दोगे और एनर्जी भी दोगे, क्योंकि उसको तो चाहिए ही नहीं। समझे मेरी बात? तो अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है और आप जबरदस्ती उसे दे रहे हो, तो आप ही को ही सारा काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी आप ही को देना पड़ेगा और एनर्जी भी आपको देनी पड़ेगी। और जब आपने एनर्जी दी, मतलब आपने एनर्जी सप्लाई करी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। क्लियर? यस मैम। ठीक है, राधिका समझ आ रहा है? यस। देवांगी? यस मैम। देवांशी? जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हाँ तब भी स्टेबिलिटी आती है, और जब हम गेन कर रहे हैं तब भी स्टेबिलिटी हाँ, आती क्यों है। भाई, क्यों नहीं आएगी? देख, फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5, तो इसको गेन करके स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि गेन करेगा तो 2p6 बन जाएगा। और इस बंदे को लूज करके स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जब लूज करेगा तो स्टेबल बन जाएगा। तो वो तो एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड कर रहा है ना, कि किसको गेन करके स्टेबिलिटी मिल रही है, किसको लूज करके स्टेबिलिटी मिल रही है। हाय, समझ गए? Is that clear? Shall I remove this? Yes, ma'am. यस मैम। But don't you think so कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है हमें? क्यों कर रहा है हमें कंफ्यूज? क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं बोलते, वी डोंट यूज दिस टर्म कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इज हाई, वी डोंट यूज दिस टर्म। इंस्टेड वी यूज द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी इज हाईली नेगेटिव। हम ये टर्म यूज करते हैं। We don't use the term electron gain enthalpy is low. Instead, we use the term electron gain enthalpy is less negative. हाईली पॉजिटिव। हाँ, less negative और high positive. मतलब डिपेंड करता है कि नो है या कम है, जो भी। मतलब हमें ये टर्म नहीं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में हम यूज कर रहे थे ना, कम हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे कम हो रही है, बढ़ रही है नहीं है, यहाँ नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, कम नेगेटिव हो रही है, ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, कम पॉजिटिव हो रही है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली ये टर्मिनोलॉजीज यूज करना थोड़ा सा क्या हो सकता है? कंफ्यूजिंग। तो इन सारी चीजों को अवॉइड किया है सेइंग, इन सारी चीजों को अवॉइड किया है सेइंग अ टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। I am now coining a term electron affinity. Affinity का मतलब क्या होता है? Affinity means kind of affection, related to affection. Closeness to something. है ना? तो अब मैं ये जो बोल रही थी ना कि if electron gain energy is highly negative, that means more tendency to gain electron, यही था। यही था बेटा। यस। बट अब मैं दूसरी चीज बोल सकती हूँ यहाँ पे, एफिनिटी के टर्म्स में अगर मैं बोलना चाहूँ तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफेक्शन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार बहुत ज्यादा चाहता है वो इलेक्ट्रॉन को, है ना? इलेक्ट्रॉन अफेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। Now what I am doing, I am just trying to say कि ये नेगेटिव पॉजिटिव की टर्मिनोलॉजीज की जगह क्या मैं एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज कर सकती हूँ ज्यादा कम वाली, बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल दैट वे, है ना? कि घट रही है, बढ़ रही है, बोलना आसान पड़ता है, rather than घटती जा रही है नेगेटिव में, बढ़ती जा रही है नेगेटिव में, बढ़ती जा रही है पॉजिटिव में, ये बोलना कंफ्यूज कर सकता है किसी को भी। तो बस हम एक ऐसा टर्म लेकर आना चाह रहे हैं जिसको भी मैं हाई लो के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकूं, rather than साइन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है EA, वो एक्चुअली मॉड होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। नेक्स्ट यहाँ हटा देती हूँ। इट इज मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट मीन्स
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या रहने वाली है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होती, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही नेगेटिव होगी, और इसका मतलब उसका मोड उतना ही पॉजिटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही क्या होगी इसकी? हाई होगी। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, ma'am. Right? Similarly, if I say if ये एक बार मोड वाला बताना। मॉड्यूलस ले लिया ना मैंने इसका, सपोज मेरे पास जी एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EgE -300 है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी 300 हो जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी ना, प्लस लेके। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना नेगेटिव होगा उसका मॉडुलस उतना ही पॉजिटिव होगा। -300 अगर है तो मॉडुलस 300 है ना। तो अगर हाईली नेगेटिव भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? उसकी हाई होगी। हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों बराबर नहीं है, साइन के तो फर्क है। समझ गई? मीन्स माइनस मतलब जो एनर्जी है वो तो 300 ही है, माइनस एनर्जी मतलब तो वो गेन कर रहा है। 300 ही है, बस मैंने नहीं गेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने साइन हटा दिया। मैंने साइन हटा दिया तो मतलब ये नहीं है कि गेन कर रहा है, बस ये है यहाँ मैं एनर्जी देख रही थी कि एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैं एनर्जी ना देख के मैं ये चेक करती हूँ कि उसकी गेन करने की इच्छा कितनी है। तो अगर ज्यादा एनर्जी कर रहा होगा, इच्छा भी उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ये मतलब समझे? और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी में माइनस का मतलब है कि कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो। राइट, जितनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर रहा है मतलब उसकी उतनी इच्छा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है ना? तो गेन करने की यहाँ पे इच्छा व्यक्त कर दी, यहाँ पे क्या व्यक्त कर दिया कि कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब मैंने अपना पॉइंट ऑफ वो बदल दिया, मैं किस तरीके से किस नजरिए से देख रही हूँ वो बदल दिया। आप मेरी बात समझ गए? यस। अब आ जाओ, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव, मतलब वो कम एनर्जी रिलीज कर रहा है गेन करने में, कम एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब उसके अंदर कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, हाई है ना, लेस टेंडेंसी। यस। इलेक्ट्रॉन मतलब इच्छा शक्ति क्या है उसकी? कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या होगी? लो। लो है ना, या लेस। आप मेरी बात समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस वो किसी एलिमेंट की इच्छा शक्ति होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो मुझे एनर्जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन लाए क्यों है? जस्ट टू हैव, कि भाई मेरे को ये नहीं जानना कि कौन ज्यादा रिलीज, मैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं देखना चाहती कितना ज्यादा रिलीज कर रहा है, मैं क्वालिटेटिव चेक करना चाहती हूँ भाई गेन करना चाहता है या नहीं चाहता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखो कि कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज करो, और आप बस ये देखना चाहते हो कि भाई गेन करना चाहता है नहीं करना चाहता, तो आप क्या यूज करोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. But what about the third case when electron gain enthalpy is positive? Electron gain enthalpy positive होता है मतलब no tendency to gain electron। यस। जब टेंडेंसी नहीं है गेन करने की तो क्या इलेक्ट्रॉन की तरफ उसका अफेक्शन होगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन को नो। नहीं, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो का मतलब क्या होता है? नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? यस। राइट। बात, फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वी नो, नोबल गैसेस हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन। यस मैम। कॉन्फिगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, अपने आप को डिस्टेबलाइज करेंगे? नहीं कर। No, ma'am. नोबल गैसेस के लिए जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, दे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या फिर अब बोलो हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट ये बहुत हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज करना एक बहुत ही वियर्ड चीज है, मतलब आप उसे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब लेना ही नहीं चाहता तो देने का मतलब ही क्या है? समझ रहे हैं? तो इसलिए हम उसको इस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं,
उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, 0, नो अफेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन. Am I clear? Right? Yes, ma'am. Shall I remove this? Yes, ma'am. आप समझिए. तो अब आप दो टर्म्स यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी यूज कर सकते हैं, बट आप उसमें टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे हाईली नेगेटिव, लेस नेगेटिव या पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब यूज करेंगे मतलब आप यूज करेंगे हाई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो है या 0 है. ठीक है. मोर और आई वुड से डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ EGE. इसी का इन डेप्थ स्टडी करते हैं EGE का. ठीक है. मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी नहीं लेकर आ रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऊपर से वाला तरीका है ना, मतलब ऊपर से तरीका है, ऊपरी तौर से तुम देख रहे हो गेन कर रहा है नहीं कर रहा, कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है ना, मतलब हायर लोअर लाइक दिस. बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इन डेप्थ नॉलेज है कि अगर गेन कर रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये अगर गेन कर रहा है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, ऑल दैट स्टफ. मतलब दिस इज अ टोटल इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एनर्जी, व्हाइल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऊपरी नॉलेज. हाँ या ना, ये तो समझ आ रहा है सबको, है ना? यस मैम. तो लेट्स से जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी भी एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है देन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से, क्योंकि उसका सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है फर्स्ट से, है ना. और सिर्फ थर्ड निकालना और डिफिकल्ट है ना. यस मैम. तो एक बात मुझे बताओ, डिफिकल्ट अगर है तो हम ऐसा करते नहीं है क्या? मतलब ऑब्वियसली हम 2 इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं एलिमेंट से, जैसे मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, Mg+2 बनाते हैं, है ना. बोरॉन के एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, Mg+3, नो मैटर वो कितना भी डिफिकल्ट है. हाँ या ना भाई. एल्यूमिनियम आपको एल्यूमिनियम +1 नहीं बनता, जबकि +1 बनाना आसान है. यही बोलना चाह रही हूँ ना मैं कि +1 बनाना आसान है, +3 बनाना मुश्किल है, और +3 बनाना और मुश्किल है. लेकिन बनता तो फिर भी +3 है, +1 +2 नहीं बनता. यस मैम. यस. वैसे ही मैग्नीशियम Mg+ बनाना आसान है, Mg+2 बनाना मुश्किल है, पर Mg+ नहीं बनता, Mg+2 ही बनता है ना. सिमिलरली Na+ और Na+2 में से Na+2 बनाना मुश्किल है और ये बनता भी नहीं है, बनता Na+ है. आप समझ रहे हैं, 2 डिफरेंट चीजें हैं. क्या बनता है एक डिफरेंट चीज है, क्या बनाना मुश्किल है वो एक डिफरेंट चीज है. दोनों अलग अलग चल रहे हैं ना. ऐसा तो नहीं जो बनाना मुश्किल है वो बनता ही नहीं है, ऐसा है क्या? मुश्किल है वो बनता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. ये तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है एल्यूमिनियम की एग्जांपल से, मैग्नीशियम की एग्जांपल. यस मैम. जैसे कि तुम अपना एग्जांपल लो ना यार, मेडिकल और इंजीनियरिंग करना तो मुश्किल है, आसान तो नहीं है. बच्चों का खेल तो है नहीं क्या सोते जगह और बन गया आज तो मैं इंजीनियर बन गया, वो भी IIT नहीं. इंजीनियर तुम बन जाओगे नो डाउट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तुम इंजीनियर बन जाओगे. IIT से बनना आसान है क्या? नहीं, मुश्किल है. तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बनता ही नहीं है. हर 1 लाख बच्चा तो IIT लेता ही है, 1 लाख से भी ऊपर बच्चा लेता है IIT. वैसे भी डॉक्टर बनना मुश्किल है, 10,000 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन ऐसे थोड़ी डॉक्टर नहीं बनता है. तो ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना. अब मैं यहाँ पे जो लेके जा रही हूँ इसी से रिलेटेड है, ठीक है. हमेशा याद रखो, एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देना आसान है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देना आसान है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है. मतलब हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जब मैं देती हूँ तो नेगेटिव होता है अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है. अपार्ट फ्रॉम नोबल गैसेस की बात नहीं कर रही, या उनकी बात नहीं कर रही जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना चाहते हैं. जैसे कि अगर जे और इंजीनियरिंग की बात करें तो उन बच्चों की बात थोड़ी करेंगे जो कॉमर्स वाले हैं या जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उनको थोड़ी कंपेयर करेंगे. कि वही चीज है, मैं उन एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं कर रही जो गेन करना ही नहीं चाहते, मैं उनको गेन कर रही जो करना चाहते हैं. तो जब करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है. लेकिन यस. जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करने की बारी आएगी तब एनर्जी देनी पड़ेगी. थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन
गेन करने की बारी आएगी तो एनर्जी तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये क्या हो बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया। पहली बात इसको इससे रिलेट करो, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का थर्ड का वैल्यू ज्यादा था सेकंड से, सेकंड का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है फर्स्ट से। इस फैक्ट को कोई झुकला नहीं सकता, ये हमें पता है। तो क्यों होता है ज्यादा, मैंने 2-3 चीजों से आपको एक्सप्लेन किया था। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो पहले से ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है एनायन से, तो छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। फिर और छोटा हो गया साइज, उससे निकालना और डिफिकल्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि सेम चार्ज बार बार देने से रिपल्शन होती है। एक एलिमेंट एक ही चार्ज को बार बार गेन करके रिपेल नहीं करना चाहता अपने आप को। डू वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट? हाँ, मैं आयोनाइजेशन वाले की बात कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ नहीं आई हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। व्हाई डू वी सी के थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, सेकंड से सेकंड ज्यादा होती है फर्स्ट से? आप ही मुझे बताइए, हम क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि मैम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, चार्ज रिपल्शन, सेम चार्ज बार बार एक्यूमुलेट होना नहीं चाहता है ना। एक चीज और भी तो है ना कि भाई जब m था, m का साइज बड़ा था m+ से, क्योंकि m+ में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कैटायन का साइज छोटा होता है हमेशा, है ना। छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। ये हमने पढ़ा ही था, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सिमिलर Z हाँ, Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। m+2 का साइज m+ से छोटा है तो यस मैम। एनर्जी और ज्यादा होगी, है ना। मैम हाँ मैम जब Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज करना चाहिए। बेटा Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का कोई मतलब नहीं है उस चीज से। ये वैसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये चार्ज रिपल्शन है, क्योंकि आप एक्सटर्नल चार्ज दे रहे हो मॉलिक्यूल के ऊपर, है ना। चार्ज हाँ, ये बेसिकली सेम चार्ज रिपल्शन है रादर देन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है नहीं। पर दूसरी चीज अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना, ओके मैम, हाँ, तो वो तो डिक्रीज यहाँ कर जाएगा। हाँ, बट न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का न्यूक्लियर चार्ज से मतलब है, दो डिफरेंट चीजें। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने और घटने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पे क्या होगा मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ये मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा शील्डिंग की वजह से, ठीक है। तो ये वन वे प्रोसेस है, ना कि डुअल वे। वाइस वर्सा नहीं है। हाँ, वाइस वर्सा नहीं है ना। अब यहाँ आता है, ये सबको क्लियर है ना। अब यहाँ यस अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, फिर ये पॉजिटिव क्यों हुई? हाँ, नहीं मैं यही तो बता रही हूँ, अभी यही तो आई हूँ। यहाँ भी यहाँ गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ एनर्जी नेगेटिव है, मतलब ये बात तो पक्की है कि m इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है, तभी तो एनर्जी रिलीज हुई है ना। ये बात तो सही है। बट ये तीनों डेटा मुझे एक चीज बता रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहे हैं, सेकंड और तीसरा नहीं गेन करना चाह रहा है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन जब मैं दे रही हूँ तो एनर्जी भी मुझे देनी पड़ रही है, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी मैं दे रही हूँ तो मुझे भी एनर्जी देनी पड़ रही है। मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है और सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाह रहा, यही मतलब है ना इसका, हाँ या ना। तो इसका रीजन क्या है? पहली बात तो आप ये समझो रीजन क्या है, फिर मैं आगे डिटेल बताऊंगी, मैं सारी चीजें हटाऊंगी, कंफ्यूजन दूर करूंगी, ठीक है। पहले तो आप इसका और इसका रीजन रिलेट कर लो कि भैया यहाँ पे भी सेम चार्ज रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे सेम चार्ज रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत हो रही है, यही दिख रहा है। लॉजिकली तो यही है ना कि क्यों सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि सेम चार्ज रिपल्शन होती है। वैसे गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों हुई, क्यों नहीं लेना चाह रहा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम चार्ज रिपल्शन हो रही है। थर्ड इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा क्योंकि सेम चार्ज रिपल्शन हो रही है। एक रीजन तो वही है, सेम चार्ज रिपल्शन। मैम कैन यू मैं दोबारा से समझाऊंगी, लेकिन अभी पहले सेकंड वाला चीज, हाँ मैं समझ गई, पर एक मिनट पहले सेकंड चीज समझो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम सबके घर में गेस्ट आते है ना, एक गेस्ट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, वी विल वेलकम यू। फिर एक और गेस्ट आ जाए उसी दिन उसी के साथ रहने, उसका दोस्त आ जाए,
बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर तीसरा गैस आ जाए तो और दिक्कत होगी, चौथा आ जाए तो और दिक्कत होगी, है ना। विल हैव द प्रॉब्लम बाय, एक को तो एडजस्ट कर पा रहे, दो को दिक्कत होगी एडजस्ट करना, तीन को दिक्कत होगी, 100 लोग आगे तुम्हारे घर पे रहने तो क्या होगा तुम्हारा, है ना, दिक्कत होगी। ये एग्जैक्टली वही है। क्यों? सुनना ध्यान से। आपके पास एटम्स इस प्रकार है, आप हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड किस में करोगे? आउटर मोस्ट शेल में ऐड करोगे, हाँ या ना? यस Yes, ma'am. तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जब तक होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाएगा? भाई जब तक मैं किसी गैस को बुलाऊंगी नहीं, मैं उसके लिए घर का गेट ही नहीं खोलूंगी, तब क्या वो मेरे घर में घुसेगा? No, ma'am. नहीं लगा दूं तो कैसे जाएगा? वो आएगा कभी मेरे घर जीवन में? नहीं आएगा। वही चीज है, ये है हम और ये है गेस्ट, इलेक्ट्रॉन इज द गेस्ट। तो जब तक हम उसे बुलाएंगे नहीं, हम उसे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, होता नहीं है घर का बोलती नहीं रहती मम्मी मम्मी यार इससे तो घर पे नहीं बुला, हम कैसे चले जाए? जब बुलाए नहीं तो कैसे चले जाए? भाई बिन बुलाए मेहमान थोड़ी होते, बुलाओगे तो ही आएंगे। तो जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या इलेक्ट्रॉन आएगा? No, ma'am. नहीं। यही समझो कि न्यूक्लियस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को तो चलो अट्रैक्ट कर पा रहा है क्योंकि उसकी टेंडेंसी है गेन करने की, तो एक इलेक्ट्रॉन तो गेन हो गया और एनर्जी रिलीज हो गई। बट जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, सोचो, तो ऐसा नहीं हुआ कि एटॉमिक रेडिया बढ़ गया। यस Yes. क्यों? क्योंकि आपको पता है Cl से बड़ा साइज किसका होता है? Cl माइनस का। माइनस का। और अगर एटॉमिक रेडिया बढ़ गया तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया। यस मैम। यस तो जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा? नहीं जब बुला ही नहीं रहा तो कैसे आ जाओगे? वो एक पिक्चर नहीं देखी तुमने, अतिथि कब जाओगे? क्या है वो? अतिथि कब जाओगे? यस, है ना। अतिथि तुम कब जाओगे? हाँ वो ये एक पिक्चर है ना ऐसी, तो बस वही है भाई। ये न्यूक्लियस कह रहा है मैं एक को सेवा कर करके थक गया हूँ, अब तू दूसरे को लेकर आ रहा है, मैं नहीं बुला रहा दूसरे को। जेड इफेक्टिव कम हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट एंटर। सिमिलरली अगर चलो सेकंड मैंने जबरदस्ती घुसा रही है, मतलब सेकंड बोला रोक पीट के नहीं नहीं गेट खोलो मैं आऊंगा, मैं चला आ जा कोई नहीं। अब तीसरा भी आ जाए तो तुम तो सर पकड़ के बैठ जाओगे, भैया मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, छोड़ो जाओ भाड़ में जाओ। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन देना और डिफिकल्ट नहीं हो गया? तो ये एक्चुअली यहां से समझो कि क्यों सेकंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन देना डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों सेकंड एंथैल्पी और थर्ड एंथैल्पी पॉजिटिव है? इसलिए पॉजिटिव है जब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो चुका है, और जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन का अंदर आना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है मतलब तुम्हें जबरदस्ती उसे घुसाना पड़ेगा, जब तुम जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर? Yes, ma'am. सेम थिंग्स गोस है। एक ये है, ये वाला चीज समझ आ गई तो मैं दोबारा समझाऊंगी, इससे पहले बताओ ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ऑलराइट। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड और थर्ड इज पॉजिटिव बिकॉज Z इफेक्टिव इज सब्सटेंशियली डिक्रीज बाय द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? और दूसरा तरीका, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। So if we give the energy to the electron, मतलब nucleus, तो उससे Z effective उसका increase हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एनर्जी दे मतलब ये है कि मैं उसे डिस्टेबलाइज कर रही हूँ। अच्छा। Z इफेक्टिव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Z इफेक्टिव इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? प्रोटॉन द सेम, प्रोटॉन अट्रैक्शन विल रिमेन द सेम, द सिस्टम विल बी स्टेबलाइज्ड। व्हाई? बिकॉज़ उसको जो नहीं चाहिए तुमने वो किया, ठीक है? उसका कहीं भी सेकंड और मतलब थर्ड नहीं है। पर, हाँ सेकंड और थर्ड एनर्जी पर उसकी अगेन करने की एनर्जी कम होती जाएगी। हाँ, मतलब वो गेन करना ही नहीं चाहेगा तो आपको जबरदस्ती उसे गेन करवाना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग नहीं होते, हार के बैठ गए अब तो मैं जेई करूंगा ही नहीं, मैं तो हाईली डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे अरे कर, ऐसे कैसे नहीं करेगा तू कर, तू मतलब तुम इच्छा से नहीं करोगे ना, फिर तुम्हारी इच्छा थोड़ी होगी करने की, तुम जबरदस्ती करोगे। तो ये अंडर प्रेशर काम हो रहा है। These two electrons are being added under pressure. System is getting destabilized because of addition of energy. Clear? यस एक तरीका ये। दूसरा तरीका सिंपल सी एक बात है जो मैं हर बार कह रही हूँ कि सेम चार्ज बार बार देना जो है डिफिकल्ट है, क्योंकि एक चार्ज अगर उसके ऊपर नेगेटिव आ गया है तो वो दूसरा नेगेटिव लेगा, तो पहले नेगेटिव और दूसरे नेगेटिव के बीच में रिपल्शन हो सकती है। ये कहने का मतलब है। हालांकि रिपल्शन को आप इतना
रिडक्शन होने का कारण बस इतना ही है कि सिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन एंड अगेन, राइट. द मेजर फैक्टर दैट ऑलवेज प्लेज द रोल इज न्यूक्लियर चार्ज, वेदर इट इज हेयर और हेयर. दोनों जगह जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन सारी चीजों को डिटरमाइन कर रहा है वो क्या है, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिमूव होता जा रहा है तो बार बार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो रिमूव करना और डिफिकल्ट होता जाएगा. और यहाँ क्यों होता जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज घटता जा रहा है, और घटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा. इट्स दैट सिंपल. ठीक है मैम. हाँ जी मैम एक बार ऑक्सीजन -2 बेटा. हाँ मैं कह रही हूँ ना, मैं सारे कंफ्यूजन दूर करूंगी. समझा, ठहर जा, धीरे चलो, मैं आ रही हूँ उस पे. ठीक है, मुझे पता है ऑक्सीजन -2 भी बनता है, फास्फोरस -3 भी बनता है, नाइट्रोजन -3 भी बनता है. क्यों बनता है? आई एम कमिंग टू द फैक्ट. कीप काम, बी चिल, आई एम कमिंग. यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम. शैल आई रिमूव दिस? Yes, ma'am. तो जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज समझा दी, क्या कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड अदर सक्सेसिव will be positive. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव. इस सच को कोई झुकला नहीं सकता. ठीक है, कोई भी झुकला नहीं सकता. यही होगा जैसे आयोनाइजेशन में हुआ था. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी? लो. सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी? इंक्रीज करती रहेगी. इस सत्य को भी कोई झुकला नहीं सकता. तो ये ऐसे सत्य हैं जीवन के जिन्हें कोई बदल नहीं सकता. लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में बताया कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा निकालना मुश्किल है, तीसरा निकालना और भी मुश्किल है, लेकिन यही होता है, ये दोनों नहीं बनते. हाँ या ना? हमने बताया. सिमिलर एक इलेक्ट्रॉन निकालना जब आसान है तो भी मैग्नीशियम +2 में ही एग्जिस्ट करता है, +1 में एग्जिस्ट नहीं करता है ना. यही सारी चीज यहाँ पे भी लेकर आओ. जब एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है तब भी ऑक्सीजन इसकी बजाय -2 में रहना चाहता है रादर देन O in -1. होता है पेरोक्साइड्स में, लेकिन पेरोक्साइड से कई ज्यादा मात्रा में कौन मिलते हैं हमें? ऑक्साइड. वो -2 इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल देन -1. तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना डिफिकल्ट है. इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये बनता है. वैसे ही नाइट्रोजन के -1 नहीं बनता, नाइट्रोजन के क्या रहता है? -3 है ना. बचपन में तो तुम लोग ये सब कैसे पढ़ते थे? बचपन में तुम लोग ऐसे पढ़ते थे ना, जैसे ऑक्सीजन है तो आप उसको क्या लिखते थे? 2-6 लिखते थे, है ना, ऐसे. फिर तुम कहते थे मैम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट में, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने इसलिए O -2 होगा. हाँ या ना? Yes, ma'am. इन सब से ऊपर आओ ना. ये सब बकवास है, बच्चों की बात है. अब हम बच्चे नहीं रहे, बच्चे बन गए. अब हम पहली बात तो 2-6 नहीं लिखते, अब हम 1s2 2s2 2p4 लिखते हैं, है ना. Yes, ma'am. अब अगर 1s2 2s2 2p4 भी मैं लिखूं ऑक्सीजन के लिए, तो भी मैं ये करूंगी ना कि ऑक्सीजन p और p ऑर्बिटल को अगर फुली फिल्ड होना है तो वो 2p6 में ही जाके फुली फिल्ड होगा, इसलिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए, है ना. तो ये वही चीज है, कितने गेन करने चाहिए और कितने गेन कर सकता है, 2 डिफरेंट चीजें हैं. ये बहुत कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, इतनी आसान नहीं है कि मैं खाली एनर्जी की बेसिस पे देखकर बोल दूं, है ना. तो ये क्या है आपको समझ आएगा धीरे धीरे. यहाँ पर बात समझ आई कि ये बनता है, नो डाउट दिस फॉर्म्स, लेकिन ये बनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जब आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी रिलीज होगी. EgE1 नेगेटिव होगी, -x से मैंने ले लिया, ठीक है. और जब इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देने आप जाओगे तो आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि इस केस में EgE क्या होगी? पॉजिटिव. कि y का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है x के मैग्नीट्यूड से. मतलब इतना तो तुम्हारा प्रॉफिट भी नहीं है जितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है. तुम्हारा प्रॉफिट जो तुम्हें निकल रही है एनर्जी वो काफी कम है कंपेयर टू जो एनर्जी तुम्हें देनी पड़ रही है. स्टिल O2- is stable. Will come to the fact क्यों stable है. यहाँ तक समझ आई बात? ठीक है देवांश? यस मैम. ठीक है. अब क्यों स्टेबल है ये मैं बताती हूँ, बट शैल आई रिमूव दिस? मैम नो मैम. लिख लीजिए. कॉपी. इसमें वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वाला पॉइंट था, वो बता दो एक बार.
इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला कौन सा पॉइंट की पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी उस पे अगर 1 नेगेटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव लेना चाहेगा, एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? यस। हाँ, तो वही ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन होगा, तो इसका मतलब दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा ना एनर्जी, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। ओके। ठीक है, लिख लिया जी? यस मैम। ठीक है, अब मैं जरा एक चीज समझाती हूँ। देखो, O2 माइनस क्यों बनता है या कोई भी चीजें क्यों हो रही हैं, वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो आप केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करते हैं। अभी जो वेरी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, मैं पहले बता रही हूँ, हम उसमें स्टडी करेंगे। लेकिन क्योंकि आप लोग ज्यादा उत्सुक हो, एक्साइटेड हो जानने के लिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं हो नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। हाँ, ये हालांकि पार्ट जो है कि केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन क्योंकि वो होता है जब जरूरत हो तब बताना चाहिए, नहीं तो वो दिमाग में खुद को चलती रहती है, अरे अरे, और फिर मजा सा नहीं आता लेक्चर में। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ लैटिस एनर्जी क्या। ये सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है ना, और मैं केमिकल बॉन्डिंग को जब पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी, बट अभी पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे कराने में बहुत ज्यादा डिबेट नहीं होंगी टॉपिक से, थोड़ा सा डिबेट होना बनता है। तो मैं यहाँ आयनिक बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, आयनिक बॉन्ड सबको पता है, बाय रिमूवल और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, है ना। तो एनर्जी में जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, और उसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है या गेन हो रहा है ना। अब मैं आपको एक डायग्राम सिखाती हूँ, उस डायग्राम से आपको काफी सारी चीजें मैं रिलेट करूंगी। बहुत डिटेल नॉलेज अभी लैटिस एनर्जी की नहीं दूंगी, जितनी जरूरत है उतनी पढ़ते हैं। ठीक है, आप कोई अपने मन से एक कंपाउंड मुझे बताओ। हम एक आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे आप कोई भी आयनिक कंपाउंड, MgO, हाँ MgO ले लेते हैं, ठीक है, या NaCl, कोई भी आयनिक कंपाउंड, AlCl3 ले, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले मैं MgO की बात कर लेती हूँ, पर MgO से पहले मैं एक बार NaCl बता दूं क्योंकि वो थोड़ा आसान है, और फिर यहाँ पे मैं MgO बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, दोनों चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पर है एनर्जी कंसीडरेशन फॉर NaCl फॉर्मेशन। ध्यान से सुनेंगे बेटा। होता क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई भी कोई चीज होती है लाइफ में या कहीं पे भी, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं ना, हम एक पर्सपेक्टिव को देखकर तो नहीं चल सकते लाइफ में, वी नो दिस राइट। तो यहाँ पे भी यही होता है, जैसे आप NaCl को हाउ डू वी यूज टू से कि NaCl बॉन्ड बनता है, तो हम क्या बोलते थे, मैं पहले बचपन वाली चीजें बता दूं। बचपन में हम ये बोलते थे कि भाई सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ना। अभी हमने डिस्कस करा Na+ इज मोर स्टेबल देन Na, राइट, बिकॉज़ रूल यू कैन से। तो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो Na+ बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और Cl आई वुड से कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो Cl- बनेगा, है ना। और Cl- के करीब आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। यही बचपन की कहानियां है। बचपन, मुझे तो लगता है बचपन वाले तो तुम्हें पागल बना देते हैं ना बचपन में, फिर बच्चे बड़े परेशान होते हैं। सच्चाई बता देनी चाहिए बच्चों को बचपन से, है ना। यस मैम। ये सब ऐसे नकलिया तुम्हें बता दिया है बच्चे सोचते ही है तो ऐसे ही हो रहा है, कितना आसान है ना, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। अब बताओ कैसे होता है, मैं बताती हूँ भैया। सोते सोते सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तुमने कभी ऐसे देखा है आसमान में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? घूमता है ऐसे इलेक्ट्रॉन? नहीं ना। इलेक्ट्रॉन का एज सच कोई मीडियम में अस्तित्व नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूम रहा है, उड़ रहा उड़ते उड़ते जा रहा है, कोई मर्जी से गेन कर ले, ऐसे नहीं होता। तो NaCl कैसे बनेगा? सोडियम जनरली हमें कौन से स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में। और क्लोरीन हमें जनरली कौन से स्टेट में मिलती है, गैस स्टेट में। तो सोचो एक सॉलिड इस गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और Na+ और Cl- जैसा एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना रहा है। कितनी अजीब सी बात नहीं है? यस मैम। ऐसा हम सोचते हैं इससे इलेक्ट्रॉन
निकाला इसने, ले लिया, हाँ कितने अच्छे बच्चे, आइडल बच्चे है ना, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है सुनो, सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है तो मैंने आपको एनर्जी वाइज बताया कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम से, तभी वो आइसोलेटेड गैसियस कैटायन बनता है, और इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. तो पहली बात तो सॉलिड सोडियम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे? गैसियस सोडियम। Gaseous. तो जब भी सॉलिड को अगर गैस में भेजना होगा तो आपको ये एनर्जी याद है, सब्लिमेशन एनर्जी और वेपराइजेशन एनर्जी सब होता था ना। सब्लिमेशन जब थे तो क्या होता था, सीधा सॉलिड क्या करता था, गैस में बदलता था, है ना। Gas में बदल जाता सोडियम में अगर मैं सब्लिमेशन एनर्जी दूंगी तो सोडियम सबलाइम करके किस फेज में जाएगा? है। Gaseous. ठीक है। फिर सोडियम इन गैसियस फेज क्या करेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी जब मैं इसे दूंगी, तो आप देख रहे हो जो एनर्जी मैं दे रही हूँ किससे लिख रही हूँ, क्योंकि एनर्जी सप्लाइड हमेशा किससे लिखते हैं? प्लस से। Plus. तो वो क्या बनाएगा? Na प्लस इन द गैसियस स्टेट। क्लियर है? Yes, ma'am. अब आप बताओ, Cl को अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो Cl गैस स्टेट में होना चाहिए, पर Cl2 नहीं होना चाहिए, Cl होना चाहिए, है ना। एक इलेक्ट्रॉन तो Cl, Yes. बट अपने पास यहाँ कौन है? Cl2। Cl2 मतलब Cl और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में है, इस बॉन्ड को अपने को क्या करना पड़ेगा? Break. तोड़ना पड़ेगा। और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें देनी Threshold पड़ती है, एनर्जी जो energy. रिक्वायर्ड होती है, उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैंने सपोज इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी और ये बंदा टूट गया, ठीक है। अब सोचो जब ये टूटेगा तो 2 Cl एटम नहीं बनेंगे, Yes, ma'am. बट अपने को कितना एटम चाहिए NaCl के साथ? 1 Cl, ठीक है, हाँ या ना। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, अगर मैं BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रही हूँ तो 2 Cl एटम बन रहे हैं, तो अगर मैं हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूंगी तो कितने एटम बनेंगे? 1। हाँ. बट इसका मतलब सुनो, इसमें क्या कंफ्यूजन है, हालांकि मैं जो बोल रही हूँ डिफरेंट चीज है और रियलिटी में डिफरेंट हो रहा है। ध्यान से सुनिए, लेट्स से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू x है, ठीक है। x एनर्जी से अगर आप कम एनर्जी दोगे तो बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, ये बात तो पक्की है। जितनी एनर्जी देनी है उतनी देनी पड़ेगी, है ना। Yes, ma'am. देनी पड़ेगी तभी टूटेगा बॉन्ड। जैसे मैंने x दी तो 2 Cl बने, तो मैं Yes, ma'am. अंदाजे से बोल सकती हूँ ना कि दोनों Cl के साथ आधी आधी एनर्जी एसोसिएटेड थी, x/2 x/2, तभी तो Cl2 के साथ x एनर्जी एसोसिएटेड हुई, मतलब रफली कह रही हूँ, अंदाजे से बोल सकते हैं ना। Yes, ma'am. अब मुझे क्योंकि एक ही Cl चाहिए तो मैं हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ लूंगी। हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एक Cl वाली जो एनर्जी एसोसिएटेड एक Cl एटम के साथ है, वो एनर्जी मैंने ली और Cl गैस बन गया। मैम, हाँ जी, मैम अगर मैंने हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी तो उसका तो बॉन्ड ही नहीं मैंने टूटेगा। वही तो बोल बेटा, मैंने क्या बोला कि आप x से कम एनर्जी दोगे तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये मैं अंदाजे से बोल रही हूँ, दे तो मैं x ही रही हूँ, मैंने x दिया, 2 Cl मिल गए मुझे, ठीक है। लेकिन एक तरीके से एनर्जी पर मोल होता है ना, Yes, ma'am. पर मोल, तो मैंने अगर 1 मोल के लिए x एनर्जी दी है तो मुझे 1 मोल से अगर 2 Cl एटम मिल रहे हैं तो आधे मोल से कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा ना, तो आधे मोल 1/2 हो जाएगी। Okay, तो ma'am. मेरी बात समझे, क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने x/2 दी है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे 1 Cl चाहिए आउट ऑफ हाउ मेनी, तो मैं इसके आधे मोल, इसको भी तो बैलेंस करोगे, ये कहाँ बैलेंस है? बैलेंस है, तो इसको जो बैलेंस आधा मोल ही लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर टॉकिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट, Okay. राइट। तो ये मेरा हो गया Cl इन गैस स्टेट। अब Cl इन गैस को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो Cl माइनस इन गैस बनेगा, लेकिन जब Yes, आप ma'am. देते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, Yes, ma'am. इसमें माइनस एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 रिलीज होगी, तब जाके क्या बनेगा? Cl minus. स्टेट, ठीक है। अब सुनना, यहाँ तक तो ये दो एनर्जीज को तो आप डिस्कस कर चुके हो, आयनाइजेशन एंड Eg। अब क्या होता है जब एक Na+ बन गया जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और Cl माइनस बन गया जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, एंड वी नो एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो स्टेबिलिटी होगी, सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी, Yes. हो रही Stability है ना। Yes, हाँ ma'am. दिव्यांश, ठीक है। Yes, yes, ma'am. स्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी रिलीज होगी,
एनर्जी रिलीज, यस मैम। और ये जो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है इसी को लैटिस एनर्जी बोला जाता है। तो लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के करीब आके एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अभी ओरली समझो, ठीक है, बहुत डिटेल नहीं घुसना। लैटिस एनर्जी डिफरेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करूंगी, ठीक है। ओके मैम। तो लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है? वो एनर्जी जो रिलीज होगी जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के करीब आएंगे और एक आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये तो बन गए, अब ये करीब आ गए और इन्होंने एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बना दिए। इस फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी है, जिसे मैंने यू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, रिलीज हुई है इसलिए माइनस से लिख दिया। ठीक है, यस। अब आओ काम की बात पे, जो मैं बहुत देर से तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में तुमने कितना इन्वेस्ट किया और तुम्हें कितना मिला। इन्वेस्ट मतलब तुमने कितनी एनर्जी दी, वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होगी, और तुमने कितनी एनर्जी मिली वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा बिजनेस का। इन्वेस्टमेंट तुम्हारी क्या है? सब्लिमेशन, और क्या है? आयोनाइजेशन, एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एनर्जी, है ना। बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा? जब आयोनाइजेशन एनर्जी, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से, है ना। अब सपोज हमने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, एक बहुत बड़ी बिजनेस डील मिल गई 2 करोड़ की, ठीक है, और बाद में पता चला कि उसमें 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 करोड़ प्लस 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो क्या हम जिंदगी बना दिखा के 100 रुपए के ऊपर अटकेंगे? या 2 करोड़ करो, 2 करोड़ प्लस 100 रुपए क्यों कर रहे हो, ऐसे करेंगे हम? देखो कैसे पागल आदमी 2 करोड़ लगा रहा है, 100 रुपए नहीं लगा सकता, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इन दोनों वैल्यू से सबसे ज्यादा होती है। सब्लिमेशन की वैल्यू इसमें बहुत कम है और बॉन्ड एसोसिएशन की वैल्यू भी आयनाइजेशन के हिसाब से काफी कम होती है। तो जब आयनाइजेशन हमारा इन्वेस्टमेंट है तो टोटल अगर देखा जाए मोटा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन है। सब्लिमेशन इसको तो गिनने की जरूरत नहीं है, तो 100-200 रुपए हैं जो 2 करोड़ के ऊपर लग रहे हैं, उसको कोई है ना। चीज यहाँ पर है, जब सपोज 50 करोड़ का बिजनेस हो गया और तुम्हें किसी ने 2 रुपए कम दिए, तो तुम क्या लड़ोगे? मेरे 2 रुपए कम दे दिए तुमने। अभी जब तुझे 2 रुपए मिल दिए तो 2 रुपए का क्या करेगा, है ना। तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू से कई ज्यादा ऊपर होती है। तो मेन प्रॉफिट का सोर्स कौन है? लैटिस। तो आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। और आयोनाइजेशन जब तक कम है लैटिस से, नो मैटर व्हाट, तब तक आपका स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनेगा। बात समझ आई? अब ध्यान से, बहुत ध्यान से। सपोज लेट्स अज्यूम मुझे पता है कि 50 करोड़ का प्रॉफिट होना है, तो मैं कितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉफिट हमेशा उससे ज्यादा ही होना है। बट अगर मुझे ये ही नहीं पता कि प्रॉफिट होना ही नहीं होना, तो क्या हम थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे? करेंगे। यहाँ पे वही चीज चलती है। मतलब केमिस्ट्री तुम सोच लो, तुम इसको समझते इतनी बढ़िया चीजें, तो तुम्हारी डेली लाइफ है, तुम्हारी निजी जिंदगी है। तो यहाँ पे क्या है, आप कभी आयनाइजेशन के बेसिस पे कुछ नहीं डिसाइड करोगे, ना ही खाली लैटिस के बेसिस पे डिसाइड करोगे, इन दोनों को साथ में लेके डिसाइड करोगे। मतलब हो सकता है आयनाइजेशन बहुत ज्यादा हो, हाईएस्ट, तो तुम खाली इसको देखकर सोचो कि बॉन्ड नहीं बनना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या पता प्रॉफिट उससे भी बहुत ज्यादा हो। और प्रॉफिट अगर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो बॉन्ड बनेगा, नो मैटर इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली कितना ज्यादा और प्रॉफिट इंडिविजुअली कितना ज्यादा। आप समझ रहे हैं? तो अकेला ज्यादा और कम से कोई मतलब नहीं है। लैटिस का आयोनाइजेशन से ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन खुद ज्यादा है या कम है इज नॉट इंपॉर्टेंट। लैटिस खुद ज्यादा है कम है इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि लैटिस आयोनाइजेशन से ज्यादा है या नहीं। एम आई क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग क्या समझे इस डेटा से? आप लोग ये समझे कि कोई चीज बन रही है या नहीं बन रही वो एक पैरामीटर डिसाइड नहीं करता, नहीं करेगा। जैसे AlCl3 है, ठीक है,
हालांकि Al+3 जब मैं बनाऊंगी तो आयनाइजेशन की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन 1 भी लगेगा, 2 भी लगेगा, 3 भी लगेगा, 3 भी लगेगा, 3 भी कितनी ज्यादा लगेगा। होगी। लेकिन इस केस में लैटिस एनर्जी आयोनाइजेशन चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, उससे हमेशा ज्यादा ही रहती है, ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। तो LCl3 बनेगा, एल्यूमिनियम +3 में रहेगा, चाहे प्लस बनाना कितना भी डिफिकल्ट क्यों नहीं है ना। यस मैम। तो जैसे एडवांस निकालना चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों नहीं है, बट अगर तुम्हें निकालना है, तुम्हारे अंदर एक वो दिमाग में घुस गया कि आई हैव टू डू इट, नो मैटर यू विल डू इट, है ना। तो चाहे आयनाइजेशन कितना हो, क्योंकि लैटिस उसका साथ दे रही है, लैटिस ज्यादा ही है, तो AlCl3 बनेगा बनेगा। तो खाली आयनाइजेशन के बेसिस पे मैं ये नहीं बोल सकती कि Al+3 नहीं बनना चाहिए, बनाना डिफिकल्ट है, समझ रहे हो, क्योंकि Al+3 अलोन नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, Al+3 किसी ना किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और जब वो कंपाउंड बनाएगा तो एक और एनर्जी रिलीज हो रही होगी, हमेशा लैटिस जो उसको कॉम्पनसेट कर रही होगी। समझे मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. राइट, सेम गोज विद मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑल्सो। Mg+2 बनाना बहुत डिफिकल्ट है, व्हाई? बिकॉज आई हैव टू गिव आयनाइजेशन एनर्जी एंड 1 and 2 एंड बोथ इज डिफिकल्ट। सिमिलरली O2 बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है, एनर्जी देनी पड़ती है, बट मैग्नीशियम ऑक्साइड में लैटिस एनर्जी इन सारी चीजों को क्या कर रही है, कॉम्पनसेट कर रही है, ओवर पावर कर रही है, इसलिए वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है बन रहा है। आप मेरी बात समझे नहीं समझे? और अगर समझे तो कितना % समझे? जल्दी बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. 50 to 60% सबको मेरी बात समझ आ गई है? Yes, ma'am. 50% आ गई। बहुत है, बहुत है, बहुत है। अभी 50% बहुत है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो और क्लियरली बहुत सारे एग्जांपल्स लेके कराएंगे। लेकिन अभी जो मैं समझाना चाह रही हूँ पीरियोडिसिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मैंने 2 फैक्ट्स पहले लिखे थे, इसको मैं रिमूव कर दूं बेटा एक बार? Yes, यस ma'am. मैम। यस, हाँ, तो मैंने जो 2 फैक्ट्स लिखे थे कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, ये फैक्ट, इनिशियल से। और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेट्रा पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव होती है। कोई फर्स्ट झुकला नहीं सकता, ये हमेशा ट्रू है। लेकिन ये क्यों बनता है, ये क्यों नहीं बनता, ये क्यों बनता है, ये क्यों नहीं बनता, ये सारी चीजें बहुत अदर एनर्जीज पे भी डिपेंड करती है। सिर्फ आयोनाइजेशन और EGE वैल्यूज को देखकर आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये एक ही पहलू है, दिस इज वन साइड ऑफ द कॉइन, यू हैव टू चेक ऑल द साइड्स ऑफ द कॉइन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एक यस मैम। कुछ नहीं हो सकता, जैसे कहते हैं ना, एक अगर आप एक गेम खेल रहे हो, वो जैसे डाइस होता है, उसमें हर जगह 1 2 3 4 ऐसे 6 तक लिखा होता है ना, तुम्हारा Yes, ma'am. तुम सोचो तुम जीत गए, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ, कहीं पता नहीं सारी जगह 6 तो नहीं लिखा हुआ था, है ना। तो डाइस भी सही था नहीं था, सब बहुत सारे, हर एक चीज को एनालाइज करने के बहुत पहलू है। तो बहुत पहलू क्या है उनमें, मैं नहीं चाहती अभी तुम पढ़ो, अगर पढ़ गए हो समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझे घबराने की जरूरत नहीं है, बट आप बस इतना समझो कि ये 2 फैक्ट्स को कोई झुकला नहीं सकता, ये 2 फैक्ट्स हमेशा ट्रू रहेंगे, कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इतना तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, है ना, यस Yes, मैम। ma'am. राइट। तो ये था हमारा EGE का वैल्यू। तो मतलब ये जो फैक्ट है, जैसे एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, अभी नेक्स्ट क्लास में EGE हमें और डिस्कस करना है, बट ये बात कई बार पूछी जाती है कि जैसे कुछ फैक्ट्स दे दिए हमें और बोला जाए इन व्हाट विच प्रोसेस एनर्जी इज गिवन या एनर्जी इज सप्लाइड, इनमें से कौन से प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनमें एनर्जी सप्लाई की गई है, ठीक है। तो आप बस ये समझो एनर्जी सप्लाई कब होगी, जब किसी को सेकेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे होगे या फिर जब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी 0 हो जाए, है ना। तो जैसे अगर मैंने दे दिया F+1 इलेक्ट्रॉन बना F-, क्या इसमें एनर्जी सप्लाई होगी? नहीं, एनर्जी रिलीज होगी। बट O- में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, हालांकि O-2 बनना चाहता है, बट फिर भी एनर्जी इस प्रोसेस में क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये EGE2 है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ये समझ गए ना सारे? ये सवाल लगाना अगर आपको आ गया, बस मेरा लॉजिक इतना था, इसमें भी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और एनर्जी रिलीज
होगी, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज, क्योंकि उसमें आप एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और वो गेन करना चाहेगा, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। अब मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स से O से इलेक्ट्रॉन दिया और O माइनस बना, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। सप्लाई सिर्फ तभी होगी जब आप सेकंड होगे। जब बच्चा को अगर ये नहीं पता ना तो वो इन दोनों में कंफ्यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सबको पता रहता है हेलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, किसी के लिए सबको ये पता रहता है कि O-2 स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट पूरा है। तो जिसको इनकम्प्लीट नॉलेज होती है वो इन दो ऑप्शंस में क्या कर जाता है, कंफ्यूज कर देता है। वो सोचता है शायद इसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़े क्योंकि O-2 स्टेबल नहीं है, बट उल्टा है, इसमें एनर्जी रिलीज ही होती है और इसमें एनर्जी क्या होती है, सप्लाई होती है। क्योंकि ये फैक्ट ऑलवेज ट्रू है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और एक पहलू को देखकर आंसर नहीं दिया जाता, खासकर केमिस्ट्री में। सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो होगी, मतलब सेकंड वाले में तो पॉजिटिव हो जाती है। हाँ, तो वही हो गया ना, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी ना तुम्हें, सप्लाई होगी, है ना, ठीक है। चलिए, मेरी बात सारे समझ गए? यस मैम। चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को खत्म करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, एक चीज और बच्चे, मैंने पीरियोडिसिटी का असाइनमेंट डाल दिया है ऐप पर, असाइनमेंट डाला है, कुछ फैक्ट्स डाले पीरियोडिसिटी के जो इम्पोर्टेंट है, और तीसरी चीज जो मैंने डाली है वो है थ्योरी पोर्शन। तो अभी फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने थ्योरी दिया उसको प्लीज पढ़ लेंगे। वो थ्योरी मैं ऐसे नहीं देती कि आप इकट्ठी करके रख लें, थ्योरी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए जो मैंने ऐप पे अपलोड करी है। सेकंड, जो मैंने फैक्ट्स दिए हैं वो ऐसा रटने मत बैठ जाना, वो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको आप याद नहीं कर सकते, लेकिन उसका प्रिंट लेकर अपने स्टडी टेबल पे जहां पे भी आप बैठते पढ़ते हो उसको चिपका लो, ताकि अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आए और सारे तो मैं याद नहीं कर सकती और मैं एक दिन बैठूं और बोलूं भाई 200 फैक्ट याद करके आ जाओ, तो वो पागलपन की रही। तो आप बस उसे डेली एक बार दिन में पढ़ लिया करो जब भी वो आंखों के सामने है, ताकि कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन आए तो आप हैंडल कर सके। और तीसरी चीज, जो असाइनमेंट मैंने अपलोड करा है, पूरा तो नहीं कर पाएंगे बट लेवल 1 अप टू आयोनाइजेशन एनर्जी जरूर ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इज दैट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. राइट? यस चलिए, मैम। मिलते हैं अगली क्लास में। और कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। Yes, ma'am. राइट? ओके बेटा, टाटा, बाय बाय। Thank you, ma'am. ओके। थैंक यू मैम। बाय।